हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मैं यहाँ आज आप सबके सामने आया हूँ पीवाईक्यू सॉल्व कराने नहीं। आज आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा बैच अभी अनाउंस हुआ है, कलाम बैच, जिसकी आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो हम आपके सामने जब लेकर आए हैं तो उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया कि मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल सॉल्व कर रहा था आपके लिए, लेकिन मैं स्पेसिफिकली आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अब बायोलॉजी में मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए हमारी पूरी वीडियो। जैसा कि हम बात कर रहे हैं अपने कलाम बैच की, तो ये कलाम बैच क्या है आखिर? देखिए, इनको कौन नहीं जानता भाई? अब्दुल कलाम आजाद साहब, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्हें कौन नहीं जानता? इन्होंने क्या कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो भाई हम यहाँ ये सेटअप इतना क्यों है? एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए कि जो लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कायदे से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो अब्दुल कलाम का साहब का इनका जो मोटिव था क्या? भाई एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। ये एजुकेशन जो है, उसी एजुकेशन की वजह से तो ये आज आप इन सबको जान रहे हैं जिनके नाम पर ये बैच है हमारा। चलिए, तो हम कलाम बैच में आपके साथ हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। सही है, जो नेपोटिज्म चलता है, जो चीजें होती है कि राजा का बेटा जिसके पास बहुत पैसा है वही आगे बढ़ सकता है, वो पहले होता था। खैर, अब लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने बहुत अफोर्डेबल फीस के अंदर आपको पेश करने जा रहे हैं हम आपका कलाम बैच, जिसमें आप तैयारी करेंगे और अच्छे से आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में। चलिए, मैं मोहम्मद अनस आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। तो हम बायोलॉजी का जो डिस्कशन करेंगे, हम सारे टॉपिक्स देखेंगे कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। उन टॉपिक्स में जो भी सवालात आ चुके हैं, कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज लीस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता सिलेबस में जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि टीचर जो है वो कहां से सवाल पूछ ले। हमें नहीं पता कि कौन टीचर जो है सिलेबस बनाए, किसका क्या एरिया जो है वो मजबूत है, वो कौन से एरिया से सवाल उठाएगा। तो हमें सारी ही चीजें कवर करनी है, बट क्योंकि हम पुराने सवाल सॉल्व कर चुके हैं तो हमें इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जो टीचर्स की मेंटेलिटी रहती है वो किस तरह के एरिया से सवाल पूछना प्रेफर कर रहे हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसका मैं आपको डिस्कशन करूंगा अच्छे से। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम खासतौर से जेएमआई जामिया के बीएड और डीएलएड की तैयारी करेंगे यहाँ पर, जिसमें कि जो बायोलॉजी आती है वो बीएड में आती है। नॉट बायोलॉजी, पूरी की पूरी जो नेचुरल साइंस है जिसके अंदर बायोलॉजी आती है। नेचुरल साइंस के अंदर फिजिक्स के भी सवाल आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं और बायोलॉजी के भी आते हैं। अब देखिए, जहां तक मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि बायोलॉजी के सवाल जो हैं वो तकरीबन हाफ वेटेज के होते हैं। मतलब अगर 20 सवाल आपके आ रहे हैं टोटल नेचुरल साइंस के, तो तकरीबन 10 सवाल या 9 सवाल बायोलॉजी के आते ही आते हैं। तो बायोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है आपको नेचुरल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। और डीएलएड में 170 मार्क्स का जो पेपर है आपका, उसके अंदर 20 मार्क्स की बायोलॉजी, 20 मार्क्स की नेचुरल साइंस आती है, नॉट बायोलॉजी। अब 20 मार्क्स की जो नेचुरल साइंस है वो बिल्कुल सेम पैटर्न है कि तकरीबन हाफ वेटेज जो है, यानी कि 50% मार्क्स, मतलब तकरीबन 9 से 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन जो है वो हर साल बायोलॉजी के आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब बायोलॉजी के जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट तो खैर मैंने सारी की सारी जो जितनी यूनिट है सारी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको हम सब पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे बैच को ज्वाइन करिए, तो आप सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। ओके, तो सबसे पहले हम अगर सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल क्या है भाई? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो बच्चे पढ़ते हैं 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में आ जाता है कि व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो सेल फंक्शन करता है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर भी तो कोई ऐसी चीजें हैं ना जो सेल को फंक्शनिंग में उसकी हेल्प कर रही हैं, तो वो क्या है? जो सेल का स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो सेल के टाइप्स हैं वो क्या है, यानी कि हम पढ़ेंगे इसमें सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में, हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। जो सेल्स हैं उसके अंदर, जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने जो सवाल सॉल्व किए थे, माइटोकॉन्ड्रिया पे सवाल आए थे, राइबोसोम पे सवाल आया था, प्रोटीन सिंथेसिस पे सवाल आया था। ये सब चीजें कहां हो रही हैं सेल में, किस तरह से हो रही हैं, ये सब हम डिटेल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए, अब एक चीज है सेल डिवीजन। अब चूंकि सेल की बात हो रही है, सेल के कंपोनेंट्स की बात हो रही है, तो भाई सेल जो है, एक सेल से 2 सेल कैसे बनते हैं, 2 सेल से 4 सेल कैसे बनते हैं, यानी कि एक सेल है वो डिवाइड कैसे हो रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे अभी तक कोई मैंने सवाल देखा नहीं, बट क्योंकि सेल बायोलॉजी है तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है सेल बायोलॉजी का। तो सेल जो है वो डिवाइड कैसे होता है, इसमें जो बेसिक प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस, हम उसके बारे में आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी जो इसमें यूनिट है जो आपकी पूछी जाती है अक्सर, वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या है भाई? हेरिडिटी जो है बेसिकली क्या है?
वो आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स पास ऑन हो रहे हैं, मतलब कि द कैरेक्टर्स पासेस फ्रॉम दी पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, दिस ब्रांच इज कॉल्ड, मतलब जिसमें हम इसकी स्टडी करते हैं, ये हेरिडिटी है या आप कहें जेनेटिक्स है। तो जो जेनेटिक्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में। ये जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कहां से हुई? जो मेंडल साहब थे हमारे, जो एक साइंटिस्ट थे मेंडल, साइंटिस्ट नहीं हम कहेंगे मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने पी प्लांट पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत आज हमारे सामने एक इतनी बड़ी बायोलॉजी की एक पर्टिकुलर सब ब्रांच आ चुकी है, वो है जेनेटिक्स। तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं चीजों में तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इसमें। और फिर हम क्या करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स मतलब कि जो जेनेटिक्स की वजह से, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं, जो डीएनए है, उसकी वजह से कोई अगर बीमारी आपके अंदर, या क्या कहते हैं, जो भी आपका मतलब है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर जो भी जनरेट होती हैं जेनेटिक्स की वजह से, वो कौन कौन सी होती हैं, तो उसके बारे में हम जेनेटिक डिसऑर्डर में डिस्कस करने वाले हैं। अगली चीज है, जो हमारी अगली यूनिट है, वो है आपकी इकोलॉजी। इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें एनवायरनमेंट के बारे में, कि आप जिस वातावरण में सांस ले रहे हैं, आप प्लांट्स को देखते हैं, आप एनिमल्स को देखते हैं, इन दोनों का आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है। ये जैसे कि आप, अब चलिए हम बात करते हैं बायोटिक और एबायोटिक चीजों की, मतलब कि जो जिंदा चीजें हमें नेचर ने प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, दूसरे बहुत सारे एनिमल्स हैं, हम खुद अपने आप में एक एनिमल हैं, ह्यूमन इज द सोशल एनिमल, ठीक है। तो इसका जो इंटरेक्शन होता है, आखिर जो मिट्टी है, जो बारिश हो रही है, जो टेम्परेचर है, जो पीएच है, वो किस तरह से जो लिविंग थिंग्स को लिविंग रखने में हेल्प करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो भाई आपको एक प्लांट उगाना है, तो आप सीड को लेंगे, तो क्या करेंगे, आप हथेली पे रख रहेंगे सीड को, वो उग जाएगा? नहीं, आप क्या करेंगे, आप उसे मिट्टी के अंदर सो करेंगे। अब मिट्टी के अंदर जब सो करेंगे, फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, तो ये मिट्टी, ये पानी, ये क्या है? क्या ये लिविंग थिंग है? नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अगर ये चीज नहीं होगी तो क्या होगा? अरे भाई आपका सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, मतलब लाइफ जो है वो ओरिजिनेट नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग थिंग्स जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड करी हैं और लिविंग थिंग्स जो नेचर ने हमें दी हैं, ये दोनों आपस में इनका इंटरेक्शन है। तो ये पूरा जो इंटरेक्शन कहां पाया जाता है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो ये जो इकोसिस्टम है, हम इसकी स्टडी करेंगे, पूरे एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे। किस यूनिट में करेंगे भैया? हम करेंगे इकोलॉजी के अंदर। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? इकोसिस्टम पढ़ेंगे और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है, वो किस किस चीज से मिलकर बना है। अच्छा, अब इकोसिस्टम क्या है, क्या होता है, किस किस चीज से? इकोसिस्टम खासतौर से दो चीज से मिलकर बना है, उसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। बायोटिक मतलब जिंदा चीजें, जिंदा चीजें बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी जिंदा चीज है। और एबायोटिक, एबायोटिक का मतलब जो जिंदा नहीं है लेकिन जिंदा को जिंदा रखने में हेल्प करेंगे। जैसे पानी हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, हमें ऊपर वाले ने दिया है, तो पानी का जिंदा चीज है नहीं, वो एबायोटिक चीज है, लेकिन वो किसी बायोटिक को हेल्प कर रही है ना जिंदा रहने में। तो ये जो इनका इंटरेक्शन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। इस पर अच्छे खासे सवाल आते हैं। फूड चेन क्या होती है भाई? घास है, नॉर्मल घास है, यानी कि प्लांट्स है, उस घास पे बैठा एक, हम कहते हैं हिंदी में आंख फुट्टा, दरअसल वो होता है ग्रास होपर, ठीक है। चलिए, तो हम बचपन में आंख फुट्टा करते थे। खैर, तो ग्रास होपर बैठा, तो उसने घास खाई, ठीक है, खा ली भैया। अब वहां पर आया एक धीरे धीरे रैट, चूहा, तो उसने खा लिया किसको? ग्रास होपर को, ठीक है। अब वहां पर आ गया एक कौन? सांप, उसने खा लिया रैट को, ठीक है भाई, चलो ये भी मान लिया बात। फिर एक ईगल आई उड़ती हुई, वो सांप को उड़ा के ले गई, उसने फिर सांप खा लिया, सही है। तो ये जो पूरा जो ट्रॉफिक लेवल्स हमारी बनेगी, जो लेवल्स आपके हैं, यानी कि ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खा गया कौन? रैट, रैट को खा गया स्नेक, स्नेक को खा गई ईगल। तो ये पूरी जो चेन बंदी आ रही है भाई, यही तो है आपकी फूड चेन, यही तो है फूड चेन। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हम फूड वेब की बात करें, तो वेब का मतलब कि बहुत कॉम्प्लेक्स फूड चेन, मतलब कि एक चीज से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आंख फुट्टा है उसने ग्रास खाई, तो आंख फुट्टे को सिर्फ, यानी कि ग्रास होपर को सिर्फ और सिर्फ रैट ही खाएगा, कोई दूसरा जानवर खा लेगा, तो यानी वो चेन उधर चली गई। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है चेन की, मतलब कि बहुत सारी चेन जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं? फूड वेब बना देती हैं। और असल में फूड वेब ही प्रेजेंट होता है। हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है भाई? क्या जो जंगल है, क्या हमेशा से यहां पे धरती जब बनी हमारी, क्या हमेशा से जंगल मौजूद थे? या जो रेगिस्तान है अभी इस वक्त हमारे पास, जो डेजर्ट हैं, क्या वो हमेशा से ऐसे डेजर्ट थे? नहीं,
पहले वो कुछ और थे। कब पहले? बहुत साल पहले। कितने बहुत साल पहले? लाखों करोड़ों साल पहले। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जैसे आप ऐसा करते हैं, जैसे कोई घर है वो आपने खाली छोड़ दिया बिल्कुल, है ना, तो आप मान लीजिए 50 साल बाद दोबारा से उस घर में आए, तो क्या आपको वो वैसे ही मिलेगा? वहां ठीक है धूल मिट्टी मिलेगी, लेकिन वहां पे कुछ आपको प्लांट्स ओरिजिनेट हुए नजर आएंगे, यानी कि प्लांट्स, फंगस लगी हुई है, प्लांट आए हुए हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ तरीके से एक जो इकोलॉजी है वहां पर वो अपना क्या कर रही है, अपना इंपैक्ट डाल रही है। वो क्या कर रही है, वो एक प्रोसेस को चला रही है जिसके थ्रू एक रॉक है, फिर उस रॉक के ऊपर लाइकेंस आए, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उन्होंने क्या हुआ, फंजाई आई, वहां पे एल्गी आई, फिर छोटे छोटे प्लांट आ गए, फिर वही छोटे प्लांट बड़े प्लांट में तब्दील हो गए धीरे धीरे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन। यानी कि पूरे का पूरा जो, मान ली एक जमीन है बिल्कुल नॉर्मली, और हजारों साल बाद वही जमीन पे अगर पूरा फॉरेस्ट उग गया, पूरा फॉरेस्ट बन गया, तो वो जो प्रोसेस पूरा जिसके थ्रू बना, वो कम्युनिटी पूरी की पूरी क्रिएट हुई, तो वो क्या है? वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अभी आपके समझने के लिए, बट हम अपने बैच में एक एक चीज विद डायग्राम्स बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन है, चलिए ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि इसमें और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं। अरे भाई, आपने देखा होगा कि आपके आसपास, घर के आसपास अगर कोई बहुत तालाब है, कोई लेक है, तो वो पूरा हरा हरा हो गया, ऊपर से हरा हरा हो गया, मतलब कि उसके अंदर एल्गी आ गई बहुत सारी। तो ये प्रोसेस जो हुआ जिसकी वजह से हुआ, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स आ गए बहुत सारे, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे आ गए, तो वहां पर छोटे छोटे प्लांट, छोटे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, उसके अंदर बहुत सारी एल्गी आ गई, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आ गए, तो यानी पूरा का पूरा लेक आपका हरा हरा नजर आ रहा है ना। अब जब ये हरा हरा नजर आ रहा है, तो ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू हुआ? ये हुआ यूट्रोफिकेशन के थ्रू। इस पर भी सवाल आता है, इस पर क्या जस्ट डायरेक्ट क्या आता है, सिर्फ डेफिनेशन आती है, बताओ ये प्रोसेस क्या कहलाता है? भाई यूट्रोफिकेशन कहलाता है। अब यूट्रोफिकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, और भी बहुत सारी, देखिए ये जो मैंने लिखे हैं आपको टॉपिक, ये बिल्कुल ऐसे टॉपिक हैं कि जिसपे हम बहुत सारे सब टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हैं। तो सब टॉपिक्स तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मेन टॉपिक्स बता रहे हैं आपको कि जिसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिससे सवाल आपके आते हैं। अच्छा, अगर इकोलॉजी की ही हम बात करें तो एक और है टर्म जिसपे बहुत ज्यादा सवाल आता है, वो क्या है? वो है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो देखिए तकरीबन 2-3 वीडियो में, यानी कि 2-3 पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स में ये सवाल बायोमैग्निफिकेशन पे आया हुआ है। क्या है? केमिकल जो हैं, जो हार्मफुल केमिकल हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल हैं वो पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और वो जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर जा रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया ना फूड चेन क्या होती है, तो जैसे जैसे फूड चेन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि घास से, मान लो घास के अंदर कोई क्या है, कोई केमिकल है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो घास के अंदर है वो मौजूद, अब उसे खाया ग्रास हॉपर ने, तो वही केमिकल कहां चला गया? ग्रास हॉपर में। फिर ग्रास हॉपर को खा गया कौन? रैट, वो उसमें चला गया। फिर ऐसे ही फर्दर वो कहां? वो ऊपर की तरफ इकट्ठा होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हजार्डस, सबसे ज्यादा डेंजरस वो केमिकल किसके लिए होगा? वो होगा सबसे ऊपर टॉप कार्निवोर के लिए, यानी जो हमारा इस फूड चेन की अगर हम बात करें तो जो हमारा ईगल था उसके अंदर सबसे ज्यादा तादाद में जो है वो केमिकल पहुंचेगा, और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है, वो बीमार हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। इसके बारे में भी हम डिटेल में विद डायग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी क्या है? ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की या बायोलॉजी की हम बात करें, जिसके अंदर हम जो सिस्टम्स होते हैं प्लांट के या एनिमल के, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूं पूरा, ठीक है, तो रेस्पिरेशन चल रहा है, मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, सोच समझ पा रहा हूं, तो ये क्या है? नर्वस सिस्टम है, जिसमें मेरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स वेरी इंक्लूड है। हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि हम खाना खाते हैं, वो खाना किस तरह से डाइजेस्ट होता है। हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि जो हम एक्सक्रीशन पास करते हैं तो वो किस तरह से, हमने खाना खाया तो हम एज इट इज तो पास नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आप लोगों से। तो देखिए हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, फोकस ऑन सिस्टम्स लाइक, फोकस हम किस पे करेंगे? रेस्पिरेटरी पे, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अक्सर सवाल जो है वो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आपका हार्ट जिसमें इन्वॉल्व है, आपके लंग्स जिसमें इन्वॉल्व है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन किसकी मदद से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उस पर क्या क्या सवाल आते हैं, क्या क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये खास तौर से इन पर फोकस रहेगा हमारा, बट हम बाकी के सिस्टम्स भी थोड़े थोड़े जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करते चलेंगे आपसे, डोंट वरी। अच्छा, अगली बात है फिजियोलॉजी में ही हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि प्लांट के जो सिस्टम्स हैं। अब सबसे जो मेन जो सिस्टम है जिस पर अक्सर सवाल आए हैं और तकरीबन हर क्वेश्चन पेपर में सवाल आया है, वो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना। क्या बनाना? बनाने का मतलब यहाँ केले की बात नहीं कर रहा मैं,
मैं बात कर रहा हूं जो खाना उसकी बॉडी में प्लांट जो बना रहा है अपनी बॉडी में, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड में जो खाना बनाता है, यानी कि खुद से अपनी बॉडी में अपनी लीव्स के अंदर खाना बना रहा है, वो किस प्रोसेस के थ्रू बना रहा है? वो बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की जरूरत है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए और उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से। तो आप दिल थाम के बैठिए और आप बहुत कुछ ऐसा ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए अगली जो हमारी यूनिट है वो है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डायवर्सिटी का मतलब क्या है मैं समझता हूं आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो सुनिए। डायवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, यानी कि जो भी जिंदा जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मौजूद है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, जो उनके ग्रुप्स हैं, जैसे कि फंजाई जो है उनका अलग ग्रुप है, प्रोटोजोआ का अलग ग्रुप है, बैक्टीरिया का अलग ग्रुप है, ठीक है, मैमल्स का अलग ग्रुप है, ऐसी एंड सो ऑन, इंसेक्ट्स का अलग ग्रुप है, बर्ड्स का अलग ग्रुप है। चलिए तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि किस तरह से ये ग्रुप्स में बांटे गए हैं, क्लासिफाई कैसे हुए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं अब क्लासिफिकेशन में कैसे कैसे बटे हुए हैं उनके बारे में, यानी कि उन पर्टिकुलर ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। खासतौर से किसके बारे में सवाल जो आए हैं आपके, वो प्रोटिस्टा पे आए हैं, प्रोटिस्ट के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा जैसे कि अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये प्रोटिस्ट हैं, ठीक है, यानी कि प्रोटोजोआस हैं। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा फिर क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, यानी कि बायोलॉजी के हिसाब से जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एक और हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है वो है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर? बायोलॉजी के हिसाब से जो आप नाम सुनते हैं, जैसे कि भाई ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से जो जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का नाम क्या है, वो है होमो सेपियन। तो ये होमो और सेपियन ये दो वर्ड से मिलकर बना है एक नाम। तो जो होमो है वो क्या डिनोट करता है, वो बताता है जीनस, सेपियन है वो बताता है स्पीशीज। अब ये सारी चीजें क्या हैं, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं इन चीजों को तो आप, मैं समझता हूं कि आप कंफ्यूज होंगे कि क्या चल रहा है आखिर, क्या होमो क्या सेपियन। भाई ये नाम है, किसका नाम है, ये आपका नाम है, यही मेरा नाम है, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सभी का नाम क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। लेकिन हमें तो खैर हमारे घर से अपने अपने नाम मिले हैं अलग, ताकि हमारी पहचान हो सके। बट बायोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो सारे के सारे जैसे जानवर हैं, अगर कोई डॉग है, कैट है, ठीक है, तो उसका हर डॉग हर कैट का अलग नाम थोड़ी है बायोलॉजी में, नहीं, एक ही तो नाम है। तो वही ह्यूमन बींग्स क्या है, वो भी एक सोशल एनिमल है ना, तो उसका भी एक ही नाम है पर्टिकुलर, जितने भी ह्यूमन बींग है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है चाहे कोई भी है, ठीक है। तो वो सब हम कहां पढ़ेंगे, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में, कि रूल क्या होते हैं, हम किस तरह से इस चीज को लिखें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आ सकती है और आती है आपके एग्जाम्स में। अच्छा फिर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, ठीक है, या एनिमल है, तो भाई वो रिप्रोड्यूस करेगा। क्या ऊपर वाले ने उसे दुनिया में भेजा, ठीक है, आया वो, सही है। तो जब वो आया तो अब उसे अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना है ना, वरना वो खत्म हो जाएगा, भाई डेथ आ जाएगी, वो मर जाएगा, बात खत्म, कहानी खत्म, पैसा आ जाए। तब क्या होगा, तब कोई नहीं बचेगा, दुनिया में खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया चल रही है ना कितने सालों से, और सारे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, मर भी रहे हैं लोग, जिंदा भी हो रहे हैं। तो जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन क्या है कि दोबारा से प्रोडक्शन करना, ठीक है, यानी कि एक स्पीशी है वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जो सेम स्पीशी है उसी के ऑर्गेनिज्म को जन्म देगी। तो वो पूरा जो प्रोसेस कैसे होता है, किस किस तरह का होता है, यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सिस्टम्स का मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस तरह से काम करते हैं, जो भी सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम क्या बात करेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में भी, जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आप सभी से। यानी कि जो गैमेट्स अगर प्रेजेंट हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट या मेल और फीमेल एग अगर प्रेजेंट है, या स्पर्म और ओवम अगर प्रेजेंट है, अगर वो इन्वॉल्व हो रहा है किसी प्रोसेस में, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि कॉन्टैक्ट अगर हो रहा है। अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वो एसेक्सुअल हो रहा है। जो एसेक्सुअल का मतलब क्या है, बेसिकली जो सेक्सुअल नहीं है। तो ये क्या है डिटेल में, अब एसेक्सुअल किस किस तरह के होते हैं या सेक्सुअल किस किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा और सवाल इसमें आते हैं माइक्रोबायोलॉजी के, जो एक अगली यूनिट है वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब बहुत छोटे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नेकेड आइज से, नेकेड आइज का मतलब हम बिना कुछ अपनी आंखों पे लगाए ऐसे ही नहीं देख सकते उनको, यानी कि अगर इस पेपर पे मेरे सामने अगर ये रखा है तो इस पे अगर कुछ बैक्टीरिया है तो मैं उन्हें नहीं देख सकता। तो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बैक्टीरिया किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां करते हैं,
वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे, वायरस क्या है, और फंजाई के बारे में। अब फंजाई तो चलिए ठीक है, जो फंजाई है उसे हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं, लेकिन कुछ फंजाई ऐसी हैं जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी में हम फंजाई के बारे में भी पढ़ते हैं। और हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल डिजीजेस के बारे में कि कौन कौन सी डिजीज ये बेचारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं, जाने या अनजाने। भाई इन्हें भी तो सर्वाइव करना है, तो अब इन्हें सर्वाइव करना है तो इन्हें भी अपनी आबादी बढ़ानी है। तो जो हमें डिजीज लगती है वो इनके लिए जरूरत है, इनकी नीड है। जब ये कोई बॉडी में जाते हैं, जैसे वायरस की अगर हम बात करें, वायरस बाहर हवा में है तो वो इनएक्टिव है, ठीक है, और वायरस जैसे ही किसी की बॉडी में गया, यानी कि उसे होस्ट अगर मिला, तो क्या हो जाता है, वायरस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वायरस के पास अपनी कोई रिप्रोडक्शन की मशीनरी प्रेजेंट नहीं होती, उसके पास कोई अपना सिस्टम नहीं होता कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। इसीलिए वो जो दूसरा जो सेल है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसके अंदर जाता है, तो जैसे ही उसका सेल डिवाइड हुआ, जो कि हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, तो साथ में ही वायरस भी डिवाइड हो गया, यानी कि वायरस भी, उसने भी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ा लिया। तो भाई उसके लिए तो एक एसेंशियल नीड है, लेकिन हमारे लिए क्या है, उसी से क्या हो जाती है, हमें बीमारी हो जाती है। भाई वो वायरस आ गया हमारी बॉडी में, अब हमारी बॉडी से नहीं मार रही, उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारी बॉडी में, तो हमें वो वायरल इन्फेक्शन हो गया। खासतौर से जो बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है, वो आजकल जो चल रही है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम जो आपको होता है, ये एक वायरल डिजीज है। अब इसका, इस वायरल डिजीज का इलाज अभी तक मिला ही नहीं हमें। वैसे 2-4 दिन में हमारी बॉडी से अपने आप सही कर लेती है। चलिए, और हम पढ़ेंगे इसमें इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी से हमें क्या फायदा है, हमें क्या नुकसान है। नुकसान तो देखिए डिजीज वाली बात हो गई कि डिजीज कॉज करते हैं, हमें नुकसान है, बहुत अच्छी बात, लेकिन फायदा क्या है। फायदा मैं आपको अगर गिनाऊं, चलिए सोचिए आप, फायदा क्या हो सकता है। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, इससे हमें फायदा क्या है भाई। इससे हमें फायदा ये है कि ये डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई प्लांट है, कोई मर गया, सड़ गया, तो वो सड़ा कौन रहा है, उसे गला कौन रहा है, दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन निकाल रहा है, भाई बैक्टीरिया और फंजाई ही तो उस पर चिपक जाते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है पूरा। तो ये हमारे लिए फायदा है ना, एनवायरमेंट क्लीननेस का काम करते हैं। आप जो दही खा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से मजे ले लेकर, तो वो दही कैसे बना है, वो जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो जब आया दूध के अंदर तो उसने ही तो बनाया भाई, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से बना वो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, जो आप विनेगर, सिरका है, ठीक है, जो आप ईस्ट, जो आप वो होता है आपका, आप रोटी खाते हैं बहुत अच्छी अच्छी फूली हुई, तो उसमें ईस्ट डला होता है, तो ईस्ट क्या है, एक फंजाई है। तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, हमारे फो भी हैं। मतलब एक कौन सी क्लास में, 8th क्लास में ही एक चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो का मतलब दुश्मन, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दोनों ही हैं, हमारे दोस्त भी हैं। दोस्त कैसे हैं आपको पता चल गया, हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं। दुश्मन कैसे हैं ये भी आपको पता है। चलिए, अभी हाल ही में कोरोना आया था, तो कोरोना क्या था, वो वायरल डिजीज थी ना, वायरस था वो कोविड-19, तो वो क्या था, वो हमारा दुश्मन था वहां पर। चलिए अगले अगर हम बात करें, तो देखिए हम बात करेंगे अब एवोल्यूशन की। इस धरती पर, अर्थ पर, दुनिया पर जो लाइफ ओरिजिनेट हुई, जिंदगी आई, वो कैसे आई आखिर, ये पूरा जो प्रोसेस हम जानेंगे कहां पर, एवोल्यूशन में, ठीक है। अब हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसको बायोलॉजी तक ही रखते हैं, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, बट हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो हम एवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारी अगली यूनिट है, जिसमें हम बात करेंगे हाउ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, कि जिंदगी जो है वो धरती पर कैसे फॉर्म हुई, उसके बारे में। यानी कि सबसे पहले जब दुनिया बनी तो सबसे पहले क्या था, उसके बाद वो क्या बना, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से इंसान जो है, ह्यूमंस इवॉल्व हो गए, ठीक है। हम बात करेंगे डार्विन की थ्योरी के बारे में। चार्ल्स डार्विन जो एक साइंटिस्ट थे, उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने क्या कहा था। अब देखिए, क्योंकि एवोल्यूशन जो है वो हजारों साल का प्रोसेस है, यानी कि हजारों साल में हमें चेंजेस नजर आते हैं, हजारों लाखों साल में। तो डार्विन की उम्र तो हजारों साल नहीं थी, तो डार्विन ने थ्योरी दी थी। थ्योरी मतलब कि इन्होंने कहा था कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, ये जो हमें ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है ऐसा, तो इसका जो पूर्वज है वो इस तरह का रहा होगा, तभी ऐसा नजर आ रहा है। अब ये ऐसा कैसा, इस तरह का, उस तरह का, ये सारी चीजें अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको हम अपने कलाम बैच में सब चीज बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। अगली जो हमारी स्लाइड है, उसमें जो हमारी यूनिट्स हैं वो क्या है। अच्छा, हम बात करेंगे टिश्यूज के बारे में। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है भाई, हमने सेल के बारे में पढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल के बारे में भी तो हम पढ़ेंगे। सेल के बारे में पढ़ने के बाद, तो जब सेल हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप्स ऑफ सेल क्या काम करते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं टिश्यूज। तो हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट का क्या हर हिस्सा एक जैसा होता है, एक जैसे टिश्यू का बना होता है, या एक जैसे सेल का बना होता है? नहीं। क्या एनिमल का हर हिस्सा, हर बॉडी का हर हिस्सा एक जैसे सेल का, एक जैसे टिश्यू का बना है? नहीं, अलग अलग टिश्यूज है ना इसमें। तो जो अलग अलग टिश्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह का कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है। हमारे सवाल भी आ चुके हैं कई बार कि भाई ये वाला टिश्यू कहाँ होता है, इस टिश्यू से क्या बना होता है आपकी बॉडी में। जो एनिमल टिश्यू से सवाल हमारा आ चुका है, और प्लांट टिश्यू में जो टिश्यूज हैं खासतौर से कुछ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आने की आशंका है।
हम क्या पढ़ेंगे, टिश्यू के टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में कि ये टिश्यू अगर वहां प्रेजेंट है तो वहां क्यों प्रेजेंट है, वहां पे क्या काम कर रहा है, आकर कौन सा ऐसा काम है जिसकी वजह से वहां पे होना पड़ा। तो ये सारी चीजें हम टिश्यू वाली यूनिट में टिश्यू वाली यूनिट में कंप्लीट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल में रखता हूं अपनी, देखिए मैं चल रहा हूं आपके सामने, मैं गिर भी नहीं रहा, ठीक है, मैं सीधा खड़ा हूं। कोऑर्डिनेट रखता हूं जैसे कि मैंने अपना हाथ उठाया फिर नीचे किया, ठीक है, फिर मैंने ये उठाया ये नीचे किया। तो ये क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ये मेरा जो ब्रेन है, जो मेरी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरी बॉडी में नर्व्स हैं, ये वो सब उन सब का जो तालमेल बैठा हुआ है जिसकी वजह से मैं सारे काम कर रहा हूं, खास तौर से मेरा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसके बारे में हम कहां डिस्कस करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ब्रेन क्या है, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे नर्व्स के बारे में, कि जैसे मैंने अगर अपने यहां मारा तो मेरे, जाहिर सी बात है मेरे पेन हुआ, अब ये पेन हुआ तो मुझे महसूस कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, ऐसा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से मुझे पेन महसूस हो रहा है, तो वो क्या है, वो नर्व्स हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नर्व्स कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे इसमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है भाई, आजकल सर्दी है, आप लोग, मैं समझता हूं कि बहुत गरम गरम कॉफी चाय पता नहीं क्या क्या बना के पी रहे हैं, अच्छी बात है, पीजिए। तो जब आप मानिए आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, आपका वो फ्राई पैन जिसमें भी आप चाय बना रहे हैं बाउल, तो वो गर्म है बहुत, अब अचानक से कोई आया उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उससे आप बातों में लग गए, तो आपका हाथ जो है वो उससे छुल गया फौरन, यानी ये गर्म चीज से आपका हाथ छुल गया। तो जैसे ही हीट आपको सेंस किया इसने, बॉडी ने, यानी कि जैसे ही यहाँ पर रिसेप्टर्स हैं उन्होंने सेंस किया, तो फौरन के फौरन आपने हाथ हटा लिया वहां से, बिल्कुल झटक के आपने हाथ हटा लिया। तो क्या इसमें कौन कौन, ये जो प्रोसेस हुआ पूरा एकदम से, अब ये क्या इसमें क्या टाइम लगता है कि भाई हाथ छुल गया, अरे ये तो जल रहा है मेरा हाथ, अरे रुको मैं हटाता हूं, हटा लिया, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे भैया फौरन मिली सेकंड्स के अंदर काम होता है, यानी कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में तकरीबन आपका काम जो है वो हो जाता है, यानी कि आप हाथ फौरन हटा लेते हैं। तो आपकी बॉडी ये रिस्पॉन्स कर रही है ना, अचानक से, आपको इसमें सोचते समझते तो नहीं है, अरे क्या होगा अगर मेरा हाथ जल जाएगा, तो जल जाएगा, तो जल जाए, ऐसा तो नहीं सोचते, आप फौरन हाथ हटा लेते हैं। तो जब आप हाथ हटा लेते हैं, जो पूरा प्रोसेस है ये क्या होता है भाई, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, इसमें क्या ब्रेन इन्वॉल्व होता है या सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल सही समझे आप लोग। फिर हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में, जो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो खास तौर से एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में हम बात करें, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो क्या है, वो ग्लैंड्स हैं जो पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप का केमिकल सीक्रेट करती हैं। अब उन केमिकल का अपना अपना काम है, उनका अपना एक टारगेट ऑर्गन है। अब चलिए मैं सिर्फ एक की बात करूंगा यहां पर, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपकी किडनी है, मेरे पास भी किडनी है, बहुत अच्छी बात है, लिख लो यूपीएससी बना जाए। तो जो किडनी है, तो किडनी के ऊपर क्या है, एक एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है, ठीक है, एक ग्लैंड मौजूद है किडनी के ऊपर हमारी, यानी 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड मौजूद है। वो एड्रिनल ग्लैंड एक स्पेशल टाइप का हार्मोन सीक्रेट करती हैं। हार्मोन का मतलब एक स्पेशल टाइप का केमिकल सीक्रेट करती हैं। वो कब करती हैं, जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूं आराम से टहलते हुए जा रहा हूं अपनी गली में, और मैंने हल्के से मतलब एक पत्थर में लात मार दी, कुछ लगा, वो पत्थर लग गया एक कुत्ते के जाके, वो बैठा हुआ है आगे, अब वो गुस्से में है, अब वो कुत्ता मेरे पास भागेगा, मतलब मेरी तरफ भागेगा मुझे काटने के लिए। तो क्या मैं नॉर्मल उसी स्पीड से भागूंगा जिस स्पीड से मैं नॉर्मल भागता हूं? नहीं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, मैं जो नॉर्मल मेरी जो स्पीड है भागने की, उससे ज्यादा मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब मेरी उससे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो ये अचानक से ये शक्ति कहां से आ गई मेरे अंदर, क्या हुआ मेरी बॉडी में ऐसा? अरे मेरी बॉडी में हुआ ये कि मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई, जिसकी वजह से मेरा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत बढ़ गया। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो जो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, यानी कि मेरी सांस बहुत तेज तेज चलने लगी, यानी कि मेरी बॉडी को अब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। अब ऑक्सीजन जब ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर जो खाना है, जो मैंने खाया था अभी थोड़ी देर पहले, जो मैं खाना खा के जो टहलने निकला हूं बाहर मस्ती करने, और मैंने बेचारे कुत्ते को छेड़ दिया जो वो मेरे पीछे पड़ गया, तो वो क्या करेगा, वो खाना डाइजेस्ट होगा जल्दी जल्दी, और वो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है। अब एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जो ऑक्सीजन है वो जब ज्यादा आएगी, ज्यादा कैसे आएगी? जब मैं जल्दी जल्दी सांस लूंगा। अब जल्दी जल्दी सांस कब लूंगा मैं? जब मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चलेगी, जब मेरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल मिली सेकंड्स में हो रही हैं। ये कब हो रही हैं? ये तब हो रही है जैसे ही मैंने कोई डर, कोई ऐसी चीज सेंस करी, कोई देखा अरे भाई कुत्ता मेरे पास भागने आ रहा है, यानी कि मुझे काटने आ रहा है, यानी कि जैसे ही मेरी बॉडी पे कुछ खतरा मुझे नजर आया, तो मेरी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट हैं, उन ग्लैंड्स ने एक हार्मोन सीक्रेट किया फौरन, तो भाई लो ये हार्मोन लो। वो हार्मोन क्या है? उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है वो? एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, तो जो एड्रीनलिन हार्मोन वो जैसे ही सीक्रेट हुआ, फौरन ये हार्मोन मेरे ब्लड के अंदर आया, एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे डायरेक्ट मेरे ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड के अंदर जैसे आया, तो ब्लड जैसे ही मेरा हार्ट में आया, तो फौरन हार्ट बीट, इसकी जो मेरी हार्ट बीट है वो फौरन तेज हो गई। फिर ये सारा प्रोसेस चलने लगा और एकदम से मेरे अंदर
ताकत अच्छी खासी आ गई। अब ये ताकत मेरे अंदर हमेशा रहती है, लेकिन उस वक्त मुझे क्या करना था, मुझे अपनी जान बचानी थी, कुत्ता मेरे काट ना ले वरना इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है। तो उन इंजेक्शन से बचने के लिए एकदम से हो गया। तो इसी तरह के, ये तो सिर्फ एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया, इसी तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ होते रहते हैं। तो ये सारे इंसिडेंट में कौन इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए हम इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। कोई भी इमरजेंसी हमारे साथ हुई तो फौरन ये हार्मोन रिलीज होता है, जिससे कि हम अपना काम जिस भी क्षमता से हम अपना काम करते हैं उससे हम हमारी जो वो है, क्या कहते हैं, जो क्षमता है वो बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अब पूरा मैकेनिज्म हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। अब ये जो हार्मोन निकला, अब भाई कोई ना कोई तो ऐसी हमारी बॉडी में चीज है जो इसके निकलने पे या इसके कब तक निकलेगा, कितना निकलेगा, ठीक है, उसको रेगुलेट कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वो क्या करती है, वो रेगुलेशन का काम करती है, हार्मोनल रेगुलेशन का, प्लस वो साथ में ग्रोथ हार्मोन को निकालती भी है। भाई मेरी इतनी हाइट कैसे हो गई, मैं छोटा सा क्यों नहीं हूं, मेरी इतनी हाइट है, तो वो किस वजह से है कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक अच्छी खासी तादाद में, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में वो मेरी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से मेरी हड्डियां जो है वो अच्छी खासी लंबी हो गई, मेरी ग्रोथ हो गई, मेरी बॉडी की या आपकी बॉडी की ग्रोथ हो गई, किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है। अब आपने देखा होगा, खली को आपने देखा होगा, बहुत लंबा चौड़ा सा है। बिग शो आपने WWF WWE अगर आप देखते होंगे तो खली है, बिग शो है, जो रेसलर्स हैं तो ये इतने लंबे लंबे हैं, ठीक है। या फिर आपने कोई लोग देखे होंगे जो बहुत ज्यादा ओवर लंबे होते हैं, वो उनमें क्या होता है, उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि उनकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो केमिकल निकला, जो हार्मोन निकला, यानी कि ग्रोथ हार्मोन है, वो कुछ ज्यादा ही निकल गया। नॉर्मल कंडीशन में जितना निकलना चाहिए था उससे ओवर निकल गया, ठीक है। तो वो एक बीमारी हो गई उन्हें, कौन सी बीमारी, जाइजेंटिज्म जिसे हम कहते हैं। अच्छा, कौन से हार्मोन जब निकला, ठीक है, अब वो ज्यादा निकला तो कोई बीमारी हो गई, अगर वो हार्मोन कम निकला या फिर निकला ही नहीं तो अभी एक बीमारी हो गई। तो इन सारी डिजीज के बारे में हम कहां बात करेंगे, हार्मोनल रेगुलेशंस में, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। प्लस साथ में जो हमारी आखिरी वो है कि जो मिसलेनियस या फिर जो इंपॉर्टेंट या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, मैं अगर बात करूं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में जो कि इन सिलेबस का, ये जो यूनिट्स है इनका हिस्सा नहीं है, बट कहीं ना कहीं इक्का दुक्का सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो अब वो सवाल पूछा जा सकता है तो हमें उस चीज को भी तो नहीं छोड़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्हीं के अराउंड, इन यूनिट्स के अराउंड जो चीजें पूछी जाती हैं वो क्या पूछी जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अपने मिसलेनियस या इंपॉर्टेंट या फिर एक्स्ट्रा टॉपिक्स के अंदर। तो मैं समझता हूं कि आपको बायोलॉजी में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और हाँ, हम साथ में सवाल भी सॉल्व करते चलेंगे। जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो भी हम सॉल्व करते चलेंगे साथ में। तो आप फिक्र की बात आप ना करें बिल्कुल भी, आपको रिवीजन करने की ज्यादा खास अलग से जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप हमारे बैच में आएंगे, हम जो पीपीटी में जो सवाल देंगे आप अगर उन्हें भी रिवाइज कर लेंगे तो भी इस बात के चांस बहुत ज्यादा है कि आप बहुत अच्छे से अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करिए आए, वो सवाल आए आपका, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अब जो हम बात कर रहे हैं, हम किस बैच की बात कर रहे हैं, हम कहां पढ़ेंगे ये सब चीजें, हम पढ़ेंगे भैया कलाम बैच के अंदर। ये कब से शुरू है, ये 1 जनवरी से शुरू हो रहा है हमारा कलाम बैच, ये अनाउंस हो चुका है। 1 जनवरी से हमारा शुरू हो रहा है कलाम बैच। इसमें आपकी क्या रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे लाइव हम आपके साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम आपको अच्छे से एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम इसमें तैयारी करेंगे बीएड एएमयू की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो बीएड का जो एग्जाम होता है हम उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस क्लास हमारी सैटरडे को रहेगी। अच्छा, और हम क्या करेंगे, जो हमारा कलाम बैच है उसमें बीएड जो एक आपका नया कोर्स अभी आया है एएमयू में, जो 4 साल का बीएड है, यानी कि इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, हम उसकी भी तैयारी हम करेंगे यहाँ पर। ये भी हमारा बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस, और प्रैक्टिस क्लास होगी इसकी सैटरडे को। अच्छा, जो इसके पैसे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं 6,999, इसके भी 6,999, ये कोई फाइनल अमाउंट नहीं है। अभी हम आपको बताएंगे कि फाइनल अमाउंट क्या है, यानी कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एक ऑफर है। तो वो ऑफर क्या है वो अभी आपको पता चलेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, ये तो एमयू की बात होगी। अब हम बात करते हैं जीएमआई की, कि जामिया में हम किसकी तैयारी करेंगे। भाई ये भी हमारा जो बैच है वो 1 जनवरी को शुरू हो रहा है। लाइव क्लासेस रहेंगी मंडे टू फ्राइडे, और प्रैक्टिस क्लासेस सैटरडे को रहेंगी सेम। और इसके जो पैसे हैं हमारे वो क्या है, अभी हमारे पास 7,999, ठीक है। और हम तैयारी करेंगे जेएमआई की डीएलएड की। डीएलएड भी एक कोर्स होता है, डीएलएड, तो उसकी जब हम तैयारी करेंगे तो ये बैच भी हमारा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। और मंडे टू फ्राइडे इसकी लाइव क्लास रहेंगी और प्रैक्टिस क्लास सैटरडे को, यानी कि मंडे टू फ्राइडे हमारी जो भी कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं, जामिया का, एएमयू का, बीएड और डीएलएड, उसकी सारी की सारी जो लाइव क्लासेस हैं वो आपकी मंडे टू फ्राइडे और प्रैक्टिस क्लास सैटरडे को रहेगी। तो आप प्रैक्टिस क्लास को या फिर किसी भी क्लास को आप ना छोड़ें, ना मिस करें। और इसके भी पैसे आपके क्या हैं, इसके पैसे हैं आपके 6,999, ठीक है। अच्छा, अब हम सरप्राइज की बात कर रहे थे वो क्या है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। चलिए, ये देखिए, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी, ये क्या है, ये है हमारा कॉम्बो का ऑफर।
अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं, मान लिया आपको बीएड करना है, अब ऐसा नहीं है कि आपको एएमयू से ही करना है या जामिया से ही करना है। अगर आपने कहा भाई मैंने दोनों फॉर्म भरे हैं, जहां हो जाए बहुत अच्छी बात है, मैं तैयारी कर रहा हूं, तो अगर आपको कॉम्बो बैच चाहिए तो वो कॉम्बो बैच का प्राइस क्या है, 9,999 रुपीज में आपको कॉम्बो बैच मिलेगा हमारे, यानी कि हमारे दोनों बैचेस का एक्सेस मिलेगा, दोनों बैचेस की लाइव क्लासेस, जिसकी प्रैक्टिस क्लासेस है वो आप अच्छे से ज्वाइन कर पाएंगे। दोनों बैचेस, दोनों जो हमारे जो दोनों नहीं तीनों एंट्रेंस, क्योंकि जामिया में हम 2 अलग की तैयारी करेंगे और प्लस जो एएमयू है उसके बीएड की हम तैयारी करेंगे, और एएमयू बीए बीएससी जो हमारा जो 4 ईयर का प्रोग्राम है उसकी हम तैयारी करेंगे। ये भी बैच हमारा 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है कॉम्बो बैच है, तो जो हमारे बैच शुरू होंगे आपको उसी में एक्सेस मिलेगा, तो 1 जनवरी से शुरू होगा, और लाइव क्लासेस हमारी मंडे से फ्राइडे तक होंगी, और सैटरडे को हमारी कौन सी क्लास होगी भाई, सैटरडे को हमारी होगी प्रैक्टिस क्लास, ठीक है, और संडे की आपकी छुट्टी। मजे करिए आप, जिसमें आप मजे तो खैर नहीं करेंगे, आप करेंगे प्रैक्टिस। अब वही प्रैक्टिस जो है वही आपका मजा बन जाएगी। आप अगर हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो वो जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जो आप संडे का दिन आप गुजारेंगे, जो सवाल लगाएंगे, तो वही उसमें आपको मजा आएगा। चलिए, ये क्या है, ये है मेरा कोड ANAS10, यानी कि अनस 10। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूं, तो मेरा कोड क्या है, वो है अनस 10। अब इसका आप कहां इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, इससे आपको क्या फायदा होगा, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए, आप अनस 10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपए की छूट मिलेगी। जो हमने आपको फीस बताई उसमें 500 रुपीज का कंसेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब जो फीस बताई थी अभी हमने, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये और कम हो जाएगी। इसमें एक ऑफर है, वो ऑफर क्या है, तो वो आप ये देखिए एल्यूरिन शिक्षा द्वार पे ये हमारा बीएड का एएमयू बीएड का सिलेक्शन है। उसमें जो हमारे लोग हैं इनकी रैंक्स देखिए, रैंक 1, 4, 5, 6, 9, तो इतना अच्छा जो रिजल्ट है वो आज तक हमारे पास आया है। और हम चाहते हैं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी फोटो जो है वो इस तरह से यहाँ लगा रहे, आपका भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के साथ यहाँ पर फोटो हो। तो हम देखिए, जो बीएड एएमयू है, तो हमने अभी आपको 6,999 बताई थी फीस, तो वो ना होकर वो फीस अभी आपके लिए वो क्या है, वो 5,499 है, ओनली 5,499, इतनी कम फीस। अब इसमें भी आप जब मेरा कोड यूज करेंगे अनस 10 तो आपको 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। अगला जो बीएड जेएमआई की फीस हमने आपको बताई थी 7,999 से, ये हो गई है 6,499, यानी कि इसमें भी पैसे कम हुए हैं, और कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके और कम हो जाएंगे। डीएलएड की क्या है फीस, 6,999, लेकिन अब जो हमारी फीस है वो क्या है, वो ऑफर वाली फीस है, वो है 5,999, यानी कि 5,999। कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी 500 रुपए आपके कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बीए बीएड या बीएससी बीएड जो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जो एएमयू के अंदर अभी लॉन्च हुआ है, तो उसकी फीस क्या है, जो हमारी पहले थी वो थी 6,999, और अब जो फीस हो गई है वो है 5,499, 5,499। आप कोड का इस्तेमाल करेंगे अनस 10 ANAS10, अनस 10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपए का इसमें कंसेशन और मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारा आखिरी है क्या है, वो जो हमारा कॉम्बो का बेस्ट था, हमारा बीएड एएमयू और जेएमआई का जो कॉम्बो है, आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आपने एएमयू का भी फॉर्म भरा है, जेएमआई का भी भरा है, तो इसका जो कॉम्बो बैच है, तो उस कॉम्बो बैच की हमारी फीस क्या थी, हमने जो आपको बताई थी वो थी 9,999, लेकिन नहीं, अभी आपके लिए जो फीस है वो क्या है, 7,499। तो ये जो ऑफर आपको नजर आ रहे हैं, जो ऑफर वाली फीस है, ये कब तक वैलिड है भाई, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए ये चीज वैलिड हो, ये सिर्फ और सिर्फ 31 दिसंबर तक आपके पास वैलिड है। ये जो ऑफर है ये 31 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर तक ये जो ऑफर है, जिसके थ्रू आपको जो है इतना ज्यादा कंसेशन मिल रहा है ऑलरेडी, प्लस जब आप कोड का इस्तेमाल करेंगे तो और इसमें कंसेशन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो इन ऑफर्स का यूज करना ना भूलें, और इन ऑफर्स को इस्तेमाल करने के लिए जल्दी से जल्दी जो हमारा कलाम बैच है उसको आप ज्वाइन करिए, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आप सभी का फोटो जो है वो यहां पर हो, ठीक है। तो आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे मेरा, जिसमें आपको 500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं आपको कलाम बैच में, किसकी भाई, हम आपको तैयारी करा रहे हैं एएमयू, जेएमआई, जो बीएड है, डीएलएड है, जो बीए बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है एएमयू का, उसकी तैयारी। तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपको किस तरह से, किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है। मैं जो हूं मोहम्मद अनस, वो आपको क्या पढ़ाने वाला हूं और कैसे कैसे पढ़ाने वाला हूं, ये आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा जो कलाम बैच है उसको ज्वाइन करिए, और फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर आपसे बहुत डिटेल में मुख्तसर से जो टॉपिक्स हैं, हमारे बहुत कम टॉपिक है, कोई ज्यादा लंबे चौड़े टॉपिक नहीं है, तो इसको हम आपको बहुत अच्छे से आसानी से हम समझाने वाले हैं। तो इसमें हम आपसे मुलाकात करते हैं,
आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप हमारा कलाम बैच ज्वाइन करिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके यार हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनसे भी कहिए, उन्हें दिखाइए हमारी वीडियोस, तो भाई वो छोड़ो, यहां भी कर रहे हो तुम, यहां पे आओ, यहां पे तैयारी करो। तो चलिए चलते हैं, अब बहुत देर हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया।